हमारे लोगों पर एलिगेशन लगता है कि ये वोटों बेचते हैं, शराब भी लेते हैं और वोटें बेचते भी हैं। देश में हमें पढ़ाया जाता है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी इस वजह से बेरोजगारी है। चाइना में हमारे से कई गुना ज़्यादा जनसंख्या थी, पर उन्होंने उस जनसंख्या को एसेट माना, हर घर में फैक्ट्री खोली। और मैंने भी अपनी लाइफ में आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूं, कदम कदम पर मैंने संघर्ष किया है। अपनी पदोन्नति से लेकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करने तक मैंने बहुत सारा संघर्ष झेला है और आज भी मैं झेल रही हूं। आज भी एक मैं बैंक पे था, मैंने देखा है बच्चों को, जो पीएचडी किए हुए बच्चे भी सफाई कर्मचारी के लिए जो लाइन कतारें लगी हुई है। ये विडंबना इस देश की है। जो हम शिक्षा पे जरूर, शिक्षा तो हमें लेनी है। आप देखिए जो रिजर्वेशन करके लोगों की छातियां फट जाती हैं, ये सब ले गए रिजर्वेशन में। आज देश के कुछ आंकड़े मैं आपके समक्ष रखता हूँ। अभी तक 200-250 महिलाओं को पढ़ा चुकी हूँ और मैं एक प्लेस पे ऐसे एजुकेशन चलाती हूँ, प्रौढ़ शिक्षण, और वहाँ महिला आती है, पढ़ती है। और कोशिश की मैं लोग बोलते हैं कि भाई इसका बच्चा ये नहीं कर रहा, उसका बच्चा वो नहीं कर रहा, उसके बच्चे ने ये करना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं अपने परिवार का ठेकेदार हूँ। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में और स्टेट से यहाँ पर लोग जो है वो आमंत्रित किए गए हैं और यहाँ पर रिच लोग जो बिजनेस में हैं, जो लोग अच्छे ओहदे पर हैं और जो पॉलिटिकल पार्टी में भी अच्छे ओहदे पर हैं, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। शिक्षा में बड़े बड़े लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज हम यहाँ पर सभी से उनके विचार विमर्श करेंगे, उनसे सजेशन लेंगे कि क्या जो समाज में जो नीचा गिरता स्तर है उसको कैसे उठाया जाए। आखिर उनके जहन में क्या फॉर्मूले हैं, क्या वो कर सकते हैं, उस पर थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे। चर्चा में चलिए बहुत से हमारे नामी ग्रामी लोग यहाँ पर जो है वो बैठे हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे आज यहाँ पर। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन आप दीजिए। मेरा नाम राजा वाल्मीकि है। जय भीम। बम्बई से हूँ। मेरा नाम सुरेश राम चौहान है। मैं 5S फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। मेरा नाम चरणजीत सिंह अटवाल है। मैं पंजाब विधानसभा का 2 बार स्पीकर रहा हूँ और देश का डिप्टी स्पीकर भी, देश की पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर भी रहा हूँ। मेरा नाम हरीश रेवाड़ीकर हूँ, मैं गोवा से हूँ। मेरा नाम नरोत्तम चौहान, मैं महाराष्ट्र का अध्यक्ष बोल के 5S फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ। उसी जय भीम सभी को। मैं डॉक्टर राधा वाल्मीकि उत्तराखंड से हूँ, एक शिक्षाविद हूँ, समाज सेविका हूँ और राइटर हूँ। और बड़े नामी ग्रामी लोग यहाँ पर हैं जो काफ़ी डिग्रियाँ लेकर बैठे हैं, वो भी। जी, अपना इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर मलकीत सिंह कल्याण, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। जी। जय भीम। मेरा नाम कविराज संगेलिया, मैं पुणे से हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी। जय भीम। मैं सावित्री नीरज जादव, महाराष्ट्र खोपोली से हूँ। महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षण मुफ्त में शिक्षित करने का काम करती हूँ। मेरा नाम सीताराम मेवाती है और मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार प्राप्त करता पत्रकार हूँ और देश के आज से करीबन 35 साल पहले मैंने पत्रकारिता शुरू की थी और अब तक मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। जी। महिला शक्ति हमारे साथ में बैठी है। ये महिलाओं की जो आज अनपढ़ महिलाएं हैं, उन्हें घर घर जाकर, उन्हें मोहल्ले बस्तियों में जाकर जो है वो शिक्षा दे रही है। ये कितनी बड़ी बात है। वो तो चर्चा हम शुरू करेंगे सबसे पहले अटवाल साहब जी से। सब लोग कहते हैं कि एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन एजुकेशन का फॉर्मूला जो है वो आज तक पकड़ में आया नहीं। आपने अपनी स्पीच में भी कुछ कहा कि बच्चों को 6th क्लास से इंग्लिश सिखाया जाता है, उन्हें नर्सरी से, KG से सिखाना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है, एजुकेशन का जो सिस्टम है ना, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि समान एजुकेशन सभी को दो, हुआ क्या है कि कुछ 2, 4 साल, 5 साल तो काम ठीक चला। उसके बाद हमारे देश की, मैं तो पंजाब की भी बात कर सकता हूँ कि एजुकेशन का हमारा तो भट्ठा ही बैठ गया। तो इसलिए मैं एजुकेशन के बारे में तो बहुत बात करता रहा, बड़ी देर बात करता रहा, बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें देता रहा, लेकिन उसका कोई असर मैं देखा कि उल्टा निकल रहा है। उल्टा इसलिए असर निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, कोई रिजल्ट आ नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन की पॉलिसी है वो मैं चाहता हूँ कि मुझे
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की बदौलत दुनिया में बहुत से मुल्कों में जाने का मौका मिला है। मैं पंजाब का भी 10 साल स्पीक कर रहा हूँ, देश की पार्लियामेंट का भी डिप्टी स्पीकर कर रहा हूँ, और भी दुनिया के अहदे पर रहा हूँ मैं। तो मैंने देखा दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि एक गांव हो, वहाँ 2 स्कूल हों, उसका जहाँ वहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेबस और हो, जहाँ अमीर के बच्चे पढ़ते हों उनका सिलेबस और हो। यहाँ एक हिंदुस्तान ही ऐसा मुल्क है जहाँ अमीर के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, ICS स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका सिलेबस और है। और जहाँ गरीब के बच्चे, गरीब का बच्चा मैं कहता हूँ हमारे भाईचारा और जो SC ST भाईचारे हैं, मैं उन सभी को गरीब कहता हूँ। जिस किसान का 1-आधा एकड़ ज़मीन है मैं उसको भी अपने भाईचारे में समझता हूँ, और जो दुकानदार छोटा दुकानदार है वो भी हमारा भाईचारा है। मेरा भाईचारे से मीनिंग ये है, कहना ये है कि भाई जहाँ तो मैंने दुनिया में जैसे ने कहा, मैंने कहीं 2 स्कूल हों, एक का सिलेबस और हो दूसरे का और हो, ये मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ये हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ मैंने देखा अमीर के बच्चे पढ़ते हैं कॉन्वेंट स्कूल में, उनका सिलेबस और है, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेबस और है। होना क्या चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगा कि जहाँ अमीर का बच्चा पढ़ता है कॉन्वेंट स्कूल में, वहाँ तो 2.5 साल से LKG से इंग्लिश शुरू हो जाती है जी। और जहाँ हमारा सरकारी स्कूलों में गरीब का बच्चा पढ़ता है वहाँ कहते हैं 6ठी जमात से इंग्लिश शुरू करो देश में। तो आप ही बताएं मुझे, आप ही सोचें, एक बच्चे ने तो 2.5 साल से इंग्लिश शुरू करनी है। जब बच्चा 6ठी जमात से इंग्लिश शुरू करेगा तो उसकी उम्र जो है वो 12 साल हो जाएगी। एक बच्चे ने 2.5 साल से इंग्लिश शुरू करनी है, स्टार्ट करनी है, एक ने 12 साल होकर स्टार्ट करनी है। आप सोचो क्या वो ज़िंदगी में कभी मुकाबला कर सकेगा उसका? हमारे बच्चे, होता क्या है, कुछ वर्गों के ऐसे भाईचारे भी हैं जिनके बच्चे रिटर्न क्वालिफाई तो कर जाते हैं लेकिन इंटरव्यू के वक्त वो फेल हो जाते हैं। उसका मीनिंग वो इस वजह से है क्योंकि उनकी वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो नहीं उनके पास होता। तो इसलिए मेरा कहना है कि हमारे लोगों का उतनी देर तक, गरीब लोगों का कल्याण नहीं हो सकता जितनी देर तक कि सरकारें हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्वेंट स्कूलों को बंद कर दो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन जैसी फैसिलिटीज़, उन जैसी एजुकेशन हमारे गरीब बच्चों जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उस ऐसी एजुकेशन दी जाए। जितनी देर तक सेम एजुकेशन विद सेम सिलेबस नहीं दी जाती, हमारे लोगों का कल्याण नहीं हो सकता, गरीब लोग। क्या कहेंगे अटवाल साहब की बात से आप कितना सहमत हैं? नहीं, मैं आदरणीय अटवाल साहब की बातों से 100% सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा है कि जो एजुकेशन है वो एट पार होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि जो अमीर के बच्चे हैं उनके लिए अलग सिलेबस और जो गरीब के बच्चे हैं उनके सिलेबस जो है वो अलग हो। ये तो रही शिक्षा के ऊपर बात, लेकिन सवाल इस बात का है, आज बहुत ही गंभीर विषय ये है, देश पे आके खड़ा हो गया जो अति पिछड़ा समाज है इस देश में। इस 76 सालों में देश की आज़ादी में उसने क्या खोया और क्या पाया। देश के संविधानों में इनके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधानों में इनके लिए बहुत बड़ी ताकत दी है, लेकिन आज वो जो इम्प्लीमेंट अथॉरिटी है, जो लोग संविधान के तमाम नियमों को, आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं देश की जनता के लिए, देश के गरीबों के लिए, वो ईमानदारी के साथ उन तक नहीं पहुँच पाता। और यही वजह है कि आज गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो बार बार ये हम कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ना ही एजुकेशन में, ना ही पॉलिटिकल में और किसी भी क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी जो है वो बहुत ही निम्न है। इसका मतलब ये होता है कि एक समाज ऐसा है जो इस देश के बहुजन से जो समाज है, जो ज़्यादा संख्यक लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी को हड़पने का प्रयास 76 सालों से कर रहा है। और यही कारण है, और इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं कि समाज में जो यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा। लोग आरक्षण की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन रिजर्वेशन आकर रिजर्वेशन पे लड़ाई क्यों हम करें? क्योंकि रिजर्वेशन आज भी है संविधान में, लेकिन रिजर्वेशन को आज आप देखें, जो सर्विस है गवर्नमेंट में, आज गवर्नमेंट सेक्टर में
कहीं भी कोई भी किसी तरीके का जॉब क्रिएट नहीं किया गवर्नमेंट ने। अंडरटेकिंग सेक्टर में जॉब क्रिएट नहीं किया। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कहाँ जाएंगे? अल्टीमेट वो बच्चा जो IAS IPS जो बच्चा सिविल सर्विस में भी जो सिलेक्ट हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और हारा हुआ महसूस करता है। तो हाईली क्वालिफाइड भी बच्चे आज सफाई कर्मचारी के पद पे काम कर रहे हैं। मैं बैंक पे था, मैंने देखा है बच्चों को, जो PhD किए हुए बच्चे भी सफाई कर्मचारी के लिए जो लाइन कतारें लगी हुई हैं। ये विडंबना इस देश की है। जो हम शिक्षा पे जरूर, शिक्षा तो हमें लेनी है। आप देखिए जो रिजर्वेशन करके लोगों की छातियां फट जाती हैं कि सब ले गए रिजर्वेशन में। आज देश के कुछ आंकड़े मैं आपके समक्ष रखता हूँ। आप देखिए विश्वविद्यालयों में जो कुलपति है उनका पद 108 है, SC ST 0। आप देखें हाई कोर्ट में न्यायाधीश 330 है एट प्रेजेंट, SC ST OBC 0। आप देखें IAS अधिकारी 3600 आज की तारीख में, SC ST और OBC कुल मिला के 50। अगर आप 22% की बात करते हैं तो 3600 से 22% कहा जाता है। तीसरा, इस देश में एक दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। यह सबसे बड़ी विडंबना है। आज हो सकता है इस देश में राष्ट्रपति बने हो, लेकिन जो देश का मूल संचालक है, जो प्रधानमंत्री, जो देश का संचालन करता है, जो देश को चलाता है, वो पद आज तक, प्रधानमंत्री का पद, देश का अति पिछड़ा दल या देश का दलित वहां तक नहीं पहुंच पाया। चर्चाएं आपने सुनी, इस पर क्या कहेंगे? कितना मोटिवेट लोग हो चुके हैं या कितना सरकारें काम कर पाई है? देखिए, बात ऐसी है कि मैं अटवाल साहब से और चौहान साहब के विचारों से भली भांति परिचित भी हूं और मैं उनका अनुमोदन करता हूं, क्योंकि आज तक जो देश में हुआ है तो उसमें हमारे लोगों को कोई भी पद के ऊपर आसीन होने के लिए पीछे धकेल देते हैं ताकि किसी को कोई पद नहीं मिले। आवश्यकता ये है, जैसे अटवाल साहब ने कहा कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन हमारे लोग ही, हमारे समाज के लोग ही शराब में बिक जाते हैं। तो सबसे बड़ी हमारे समाज की समस्या ये है कि आजकल के बच्चे, उन लोगों को पेरेंट्स लोग देते हैं कि भैया मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। मैं अपना उदाहरण देता हूं, मैंने 5वीं क्लास में था तब से मैंने नौकरी शुरू की और मैंने बिना किसी की सहायता के आज इस लेवल तक पहुंचा हूं। और मेरे गुरु जो थे वो ब्राह्मण थे, उन्होंने एक बात कही कि देखो, तुम हिंदी समाज के लोगों को इंग्लिश पत्रकारिता में कभी भी मौका नहीं मिलता, तो तुम सीताराम मेवाती न लिख के M सीताराम लिखो ताकि लोग ये समझें कि ये साउथ इंडिया का ब्राह्मण है। और उन्होंने मुझे गाइडेंस करते रहे, बोले कि यार तुम वाल्मीकि समाज में कैसे पैदा हो गए? मैं बोला कि किस समाज में पैदा होना ये हमारे हाथ की बात नहीं है, ये तो परमात्मा की है। लेकिन मैंने जी तोड़ कोशिश की। मैं लोग बोलते हैं कि भाई इसका बच्चा ये नहीं कर रहा, उसका बच्चा वो नहीं कर रहा, उसके बच्चे ने ये करना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। मैं समाज का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं अपने परिवार का ठेकेदार हूँ। मैं अपने परिवार के बच्चों को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा और आगे बढ़ाऊँगा। मैंने बिना रिजर्वेशन के, मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छी तरह स्थापित हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं। समाज के लिए मेरा यही है कि हम रिजर्वेशन देखते हैं कि भाई सरकारी नौकरी मिले, लेकिन नहीं, क्यों सरकारी नौकरी की क्या ज़रूरत है? आप अपना उद्योग शुरू कीजिए। हम शर्माते हैं कि भाई मैं वाइट कॉलर हूँ, मुझे तो नौकरी चाहिए। क्यों हम किसी की क्यों गुलामी करें? वाई शुड वी वर्क फॉर अदर? वी कैन वर्क फॉर आवर सेल्फ, वी कैन स्टैंड बाय आवर सेल्फ। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, राधा वाल्मीकि जी भी यहाँ पर बैठी है, काफ़ी एजुकेटेड है और बड़े इनको सम्मान मिल चुके हैं देश विदेश में। अड़चनें हमारे ऊपर आती रहती हैं, चाहे हमारे अंदर कितनी भी योग्यता हो, लेकिन हमें सामना करना पड़ता है। हमें कोई भी चीज़ इजीली नहीं मिल पाती है। जो हमारे अंदर योग्यता है, हमें हर चीज़ पाने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है अपनी योग्यता के अनुसार। और मैंने भी अपनी लाइफ में, आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूं, कदम कदम पर मैंने संघर्ष किया है।
अपनी पदोन्नति से लेकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करने तक मैंने बहुत सारा संघर्ष झेला है और आज भी मैं झेल रही हूँ। आज भी एक बहुत बड़ा संघर्ष मेरे आड़े आया हुआ है। मैंने अपना एक भवन निर्माण करवाया है, ठेकेदार मुझे प्रताड़ित कर रहा है, कोर्ट ने मुझे डिसीजन दे दिया है, मेरे फेवर में दे दिया है और उसमें मुझे अभी तक वो ना ही पैसा दे रहा है और ना ही शासन प्रशासन उसमें मेरी मदद कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं संघर्ष करती हूँ और मेरा ये मानना है कि अगर हमारे अंदर योग्यता है और साहस, हिम्मत और हौसला है, सबसे बड़ी चीज़ हौसला होती है। अगर आपके अंदर हौसला है तो आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं और लोगों को झुकने के लिए विवश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कि महिलाओं की जो परेशानियां हैं, जो उन गंभीरताएं हैं, उसको आप समझ सकते हैं क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई शायद नहीं करता पूरे समाज के अंदर। क्या कहेंगे इस पर? देखो, महिलाओं के लिए जो सावित्रीबाई ने किया है, क्योंकि जब एक परिवार की एक महिला सुशिक्षित होती है, एजुकेशन होती है, तो वो पूरे परिवार को सुशिक्षित करती है और वो शिक्षण के आधार पर अपनी तरक्की कर सकती है, अपने परिवार की तरक्की कर सकती है। पर अपने समाज में पिछड़ी और कुछ मतलब उनका जो पारिवारिक जो है गरीबी, उस हिसाब से वो महिला पढ़ नहीं पाती है और आगे उनको एजुकेशन की ज़रूरत है। ऐसा मेरा मानना है कि महिला को उम्र की ज़रूरत, उम्र के आगे भी वो पढ़ सकती है और एजुकेशन आज के समाज में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वो महिला पढ़ लिख जाती है तो वो समाज में कुछ कर पाती है और वो कुछ कर पाती है तो उसके परिवार भी कुछ कर पाता है और समाज की तरक्की के साथ उसकी अपनी तरक्की होती है और समाज की तरक्की होती है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से कितनी महिलाओं को अभी तक आप पढ़ा चुकी हैं? जी, मैं अभी तक 200-250 महिलाओं को पढ़ा चुकी हूँ और मैं एक प्लेस पे ऐसे एजुकेशन चलाती हूँ, प्रौढ़ शिक्षण, और वहाँ महिला आती है, पढ़ती है और अच्छे से पढ़ पाती है। कहाँ चलाते हैं आप? जी, ये खोपोली गाँव में एक कौन सा राज्य? जी, महाराष्ट्र में। जी, इनकी पूरी हिस्ट्री हम दिखाएंगे वहीं पर जाकर, महाराष्ट्र में जाकर कैसे ये एजुकेशन देते हैं, कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारे बीच में देखिए इतनी सारी डिग्री लिए बैठे हैं मलकित जी। अभी आपने चर्चाएं सुनी, उस पर क्या आपने गहन किया अभी तक? चर्चाएं बहुत अच्छी चर्चा हुई है। अटवाल साहब, चौहान साहब, जितने भी सबसे सहमत हैं, परंतु आज तक अंतिम छोर तक रिजर्वेशन भी नहीं पहुंचा इस देश में। ये तो बड़ी विडंबना है। नंबर 2, सबसे पहले लाखों करोड़ों रुपए स्वच्छ भारत अभियान पे देश ने खर्चे हैं और स्वच्छ भारत अभियान में जो लाखों सालों से लगे हैं लोग, उन्हीं को प्राइवेट किया सबसे पहले। प्राइवेटाइजेशन जब आया, सबसे पहले स्वीपर के ऊपर उसकी कटार गिरी है, क्योंकि इस देश के लोग नहीं चाहते कि गरीब लोग आगे बढ़ सकें। एक और दूसरा, मैं थोड़ा सा हट के बात करता हूँ, अपने जाति से थोड़ा सा मैं हट के बात करता हूँ। इस देश में हमें पढ़ाया जाता है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी, इस वजह से बेरोजगारी है। चाइना में हमारे से कई गुना ज़्यादा जनसंख्या थी, पर उन्होंने उस जनसंख्या को एसेट माना, हर घर में फैक्ट्री खोली, तो पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में चाइना अपना इलेक्ट्रॉनिक माल बेच के सबसे टॉप पे उनकी जीडीपी पहुंच गई है। हम क्यों नहीं एसेट को, भारत जो है इस वक्त सबसे जवान देश है, सबसे युवा लोग इस देश में है, क्यों नहीं हम हर गांव में एक छोटी सी फैक्ट्री खोल के उनको रोजगार दे सकते? क्यों हमारे बच्चे जो बाहर जाके बेरोजगारी में घूम रहे हैं, कोई कनेडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, क्यों वहाँ पे लोगों के टॉयलेट साफ करते हैं, लोगों के खेतों में जाके काम करते हैं? अगर हमारे देश में रोजगार होगा तो बाहर क्यों जाएगा, भटकेगा किसी भी आदमी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। और जो अटवाल साहब ने एजुकेशन की बात करी है, जब तक एजुकेशन बराबरी के नहीं आती तब तक गरीब आदमी कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकता। अटवाल साहब ने मेरे को एक बार बोला था, 2016 में मैं इनको मिला था, कि काके इस तरह ही हैं, सानू कौन पूछता है। तो मैनू बड़ा अच्छा भी लगा, बड़े प्यार के साथ ही बात करते हैं, इनके जो बिहेव है बड़ा अच्छा होता है। एक चंद्रपाल अनारिया जी भी इनके पास बैठे थे, तो मेरे को लगा कि सच में इन्होंने अपने दिल का दुख, इनका दर्द इन्होंने बताया कि समस्या है, चाहे जिस मर्जी लेवल पे पहुंच, देश के स्पीकर लेवल पे पहुंच गए, स्टेट के स्पीकर लेवल पे रहे हैं, फिर भी इनको इस तरह की बात बोलनी पड़ी। कहीं ना कहीं तो कमी है, सारी कमी देखिए कहीं ना कहीं ये है कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, क्योंकि जब तक संख्या भारी नहीं दिखाएंगे तब तक कोई सुनवाई नहीं होनी, चाहे कितने भी ऊंचे ओहदे पर सरकारें बिठा दे या कोई भी बिठा दे। लेकिन राजा वाल्मीकि जी सभी चर्चाएं कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, लेकिन आप भी एक पत्रकार हैं, बहुत अच्छे पत्रकार, और आप इतना अच्छा कार्य करते हैं कि लोगों को जोड़ते हैं। जितने भी समाज में अच्छे हायर लोग हैं उनको आप यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और आप उनसे चर्चाएं कराते हैं।
चौथे स्तंभ के बारे में कोई नहीं सोचता, इस पर क्या कहेंगे? चौथे स्तंभ ये समाज का एक बहुत बड़ा स्तंभ है, क्योंकि चौथे स्तंभ ऐसा है कि जहाँ तक आवाज़ पहुँचानी है किसी भी क्षेत्र की, वो चौथा स्तंभ भी उस आवाज़ को उस मीडिया के माध्यम से सरकार तक कहिए, ब्यूरोक्रेट्स तक कहिए, या अपर एजुकेशन तक के लोगों को कहिए, वो एक चौथा स्तंभ यही है, मीडिया है, जो वहाँ तक ये हमारी आवाज़ पहुँचा सकता है। हमारी आवाज़ तो सुनी कहाँ जाती है, हमसे बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता है। अगर हम कहीं किसी के बीच में बोलने भी लग जाते हैं तो कह दिया जाता है कि भाई तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। मगर मीडिया, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ही एक ऐसा स्तंभ है जिसके माध्यम से हम अपनी बातें रख सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए हमारे बीच में और भी कई शख्सियतें यहाँ पर हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे क्योंकि वरिष्ठ लोग हैं। मुझे यहाँ पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बोलना है कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, भूटान सरकार के सामने भी यही समस्या थी कि प्राइवेट स्कूल में वो जब ज़्यादा बच्चे लोग जाने लगे तो भूटान सरकार ने क्या किया कि वहाँ के जो सरकारी स्कूल थे उनको पूरी फैसिलिटीज़ दी, वहाँ के जो शिक्षक थे उनको अच्छा पगार दिया, बच्चे लोग को अच्छा गणवेश दिया, अच्छे किताबें दिए, स्कूल भी चकाचक कर दी, और जो प्राइवेट स्कूल थे उनके ऊपर थोड़ा बंधन लगा दिया। तो मिनिस्टर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाना बंद करके उन्होंने वो अपने सरकारी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। इस प्रकार का अगर नियोजन भारत में भी अगर होता है तो सब स्टूडेंट समान गिने जाएंगे और सरकारी स्कूल भी अच्छी चलेंगी और सब लोगों को न्याय मिलेगा। इस प्रकार का अगर हो तो अच्छा होगा। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण है, जो लोग हम चुन के जाते हैं, जिसको हम आरक्षित सीट के ऊपर भेजते हैं, तो जो लोकसभा और राज्यसभा में जाते हैं उसमें एसटी, एससी और ओबीसी के कैंडिडेट रहते हैं। तो एसटी, एससी, ओबीसी के जो कैंडिडेट है वो अपने अपने पक्ष को पकड़कर वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं। मेरी ऐसी इन लोगों से विनती है, मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला था कि ये लोगों ने अपना एक संगठन बनाकर वहाँ पर मजबूती से एसटी, एससी, ओबीसी का जो प्रश्न है वहाँ पर बोलना चाहिए और इनके जो हक अधिकार है बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे ये वो वहाँ पर रखना चाहिए। ये वहाँ पर जाकर बाबा साहब अम्बेडकर को भूल जाते, उनकी कोई भी बात वहाँ पर ये सवाल हम अटवाल साहब से ले लेते हैं। देखिए काफ़ी, वैसे तो मैं 57 से पॉलिटिक्स में हूँ और मेरा एक शुरू से ये विचार रहा है कि मैं जब भी सेशन चाहे पार्लियामेंट का हो चाहे मेरे अपनी पंजाब की विधानसभा का हो, मैं जाता हूँ। लेकिन मैंने एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर देखा है कि हमारे पार्लियामेंट में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं 2-2, 3-3 बार इलेक्ट होकर आए हैं, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़ीरो है। कुछ लोग ऐसे पता नहीं, या तो वो पार्टियों वाले ऐसे लोगों को लाते हैं जो इनकी नुमाइंदगी करें, उनको कुछ नॉलेज ही ना हो। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ इसमें थोड़ा सा हमारे भाईचारे का भी, जो गरीब लोग हैं उनका भी कुछ, उनमें भी कुछ नुक्स है। वो ये है कि सबसे ज़्यादा बदनाम हमारे लोगों को ही करते हैं और हमारे लोग ये सोचते नहीं। हमारे लोगों पर एलिगेशन लगता है कि ये वोटों बेचते हैं, शराब भी लेते हैं और वोटें बेचते भी हैं। जब कोई कैंडिडेट किसी भी पार्टी का हो, जब वो शराब देकर, पैसे देकर जीत कर जाएगा, अगर वो 2-3 करोड़ रुपया अपनी इलेक्शन पर लगाएगा तो जितनी, पहले तो जब वो सदस्य बनकर जाएगा, पहले तो जो पैसा उसने लगाया उसको रिकवर करेगा और उतना पैसा, उससे ज़्यादा पैसा आने वाली इलेक्शन के लिए भी वो तैयार कर लोगों से लेगा। जिस कैंडिडेट से हमारे लोगों पैसे लेते हैं वोटों के बगैर, उस कैंडिडेट से ये आस करना कि ये हमारी बात करेगा, अपने भाईचारे का भी चाहे हो, तो मैं समझता हूँ हम बड़ी गलत फहमी में है। बिल्कुल अटवाल साहब ने बिल्कुल सही कहा। जो पैसा खर्च करेगा, जो इन्वेस्टर के थ्रू जो लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, तो इन्वेस्टर तो उससे फ़ायदा लेगा।
तो वो फ़ायदा लेगा तो उसको काम चाहिए। अब वो काम वो उसका करेगा या तुम्हारा करेगा, वो जनता का काम नहीं कर सकता, चाहे उसके घर का हो या बाहर का हो, वो उसका काम नहीं कर सकता, वो व्यस्त उसमें रहते हैं। अब जैसे आप कितने भी ले लीजिए अपने क्षेत्र में, जितने भी आपके पार्षद या एमएलए जो एमपी होंगे, वो कितना आपके लिए काम किए होंगे। अभी दिल्ली में ही ले लीजिए, अब इतने लोग हैं, पार्षद हैं, एमएलए हैं या एमपी भी यहाँ पर जो है मौजूद है बिल्कुल, लेकिन वो एक ही बार बोले थे, उसके बाद वो बोले नहीं। और ऐसे ही पंजाब में भी, ऐसे हर स्टेट में जो है वो वाल्मीकि समाज के लोग जो है वो पार्षद, एमएलए और एमपी ये सभी पदों पर हैं, लेकिन वो बेचारे कहीं ना कहीं, अटवाल साहब का भी बिल्कुल सही कहना है कि ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन वो आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन सरकारें उनका मुंह बंद कर देती हैं। तो चलिए अब जो है ये चर्चा काफ़ी लंबी होती जा रही है और हमारे जो मेहमान हैं वो काफ़ी लोग हैं, तो इस पर गहन जरूर कीजिएगा। जितनी भी चर्चाएं आज हुई है तो इनको गहन जरूर कीजिएगा और हम आपको पर्सनली अच्छे लोगों से मिलवाएंगे, जितने भी समाज में, जितने वाल्मीकि समाज में जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जो अच्छे ओहदे पर हैं सरकारों में और अपने प्रशासन में, उनसे भी हम आपकी चर्चाएँ कराते रहेंगे। और इसके लिए आप चैनल को योगदान जरूर करें, और क्योंकि चैनल आपका ये जो मजबूत हो गया तो समझिए समाज मजबूत हो गया, क्योंकि हम लड़ते हैं, मरते हैं समाज के लिए। समाज की जो एजुकेटेड लोग हैं उनसे मिलवाते हैं, जो बिजनेस में हैं उनसे मिलवाते हैं, जो बड़े ओहदे पर लोग हैं उनसे मिलवाते हैं, आपसे रूबरू चर्चा कराते हैं और आपसे जान पहचान भी हम कराते हैं। तो इसमें जो है आप जागो समाज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा योगदान भी कीजिए, आर्थिक से भी कीजिए और सब्सक्राइब करके भी कीजिए और शेयर करके भी कीजिए। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल। धन्यवाद।